जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप क्लास 11th में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका 2023 में एग्जाम होने वाला है। अगर आप क्लास 11th में है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। मैं इसमें आपको बायोलॉजी का 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके और उनका एग्जाम भी अच्छा से जाए। ठीक है, तो इसमें जो है कि मैं 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, और ऐसे ही सेट कर करके मैं पीडीएफ वीडियो अपलोड कर दूंगा, सेट 1 सेट 2 करके, ऐसे इम्पोर्टेंट का। ये सारे आप देख करके अपना तैयारी कर लेंगे। और जैसे ही जैक बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया जाएगा, मॉडल पेपर का भी मैं सोल्यूशन करवा दूंगा। और सारा मॉडल पेपर सोल्यूशन होने के बाद और मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो से तैयारी करने के बाद आपका जो है कि 100% कंप्लीट हो जाएगा, जो कि सारे क्वेश्चन इसी के बीच से उठाए जाएंगे और आप अपना एग्जाम अच्छे से दे सकेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है कि बायोलॉजी का मैं 35 क्वेश्चन बताऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जितना भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और अपना तैयारी कर सके। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि कैसा क्वेश्चन है और कौन कौन सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्न में से किसे 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं रखा गया है। यानी कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जिसे कि 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत में नहीं रखा गया है। और यह क्वेश्चन वीवीआई है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसे याद रखेंगे। तो 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत में जो है कि विषाणु को नहीं रखा गया है, बाकी 3 ऑप्शन को रखा गया है, जबकि इसमें विषाणु को नहीं रखा गया है। ये आंसर जो है कि आप इसमें याद रखेंगे विषाणु। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। देखिए अब अगला प्रश्न, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विभिन्न जीवों के बीच पाए जाने वाले संबंधों के आधार पर कौन सा वर्गीकरण है। ठीक है, यानी कि विभिन्न जीव हैं, जीव तो अनेक प्रकार के होते हैं, विभिन्न जीव के बीच में जो संबंध होता है, आखिर उस संबंध के आधार पर उसका वर्गीकरण कौन सा वर्गीकरण होता है। तो प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र होता है, यानी कि प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र, इसका आंसर सही हो जाएगा प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं रिपीट करूंगा तो आपको याद होने की संभावना है, दिमाग में चलते रहेगा जो चीज़ यहाँ पे आंसर मैं बोलूँगा। तो इसका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग किससे होता है। तो यह जो है कि विषाणु से होता है। यानी कि कौन सा रोग होता है, तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग विषाणु से होता है। कौन सा रोग होता है, तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग किस चीज़ से होता है, विषाणु से होता है। क्लियर हो गया। फिर देखिए अगला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है, और ये वीवीआई प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है, मैं आपको बताता हूँ, यह पूछा जा सकता है अगर मॉडल पेपर में उठा दिया। मॉडल पेपर में अगर कहीं उठा दिया तो समझिए कि वहाँ पे आंसर जो आपका क्वेश्चन आंसर होगा, क्वेश्चन पेपर में भी उठाया जा सकता है। यानी कि इससे आप याद रखेंगे, मॉडल पेपर में आ गया तब उठाया जा सकता है। यह देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि न्यूनीकृत नर युग्मकोद भिद को क्या कहा जाता है। यानी कि जितने भी न्यूनीकृत जो नर युग्मकोद होते हैं, उस भिद को आखिर क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं हम लोग पराग। क्या कहते हैं, पराग। यानी कि ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, पराग। फिर देखिए इसमें अगला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि दोहरा निषेचन निम्न में से किसकी प्रमुख विशेषता है। आखिर दोहरा निषेचन जो है कि किसकी प्रमुख विशेषता होती है। तो दोहरा निषेचन जो है कि आपका आवृत बीजी का जो है कि प्रमुख विशेषता होता है, यानी कि आवृत बीजी, यानी कि ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया।
तो कोशिका सिद्धांत जो है कि स्लाइडेन और स्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यानी कि कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्या चीज़ प्रतिपादित गया था? तो कोशिका सिद्धांत। किनके द्वारा? तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। क्लियर हो गया। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल क्षारीय प्रकृति का है? तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें से जो अमीनो अम्ल है, लाइसिन अमीनो अम्ल जो है कि क्षारीय प्रकृति का होता है। यानी कि कौन सा अम्ल? लाइसिन अमीनो अम्ल जो है कि क्षारीय प्रकृति का होता है। क्लियर हो गया। आप अपना एग्जाम के लिए तैयारी कर लेंगे। इस सारा क्वेश्चन को आप जो है, इन सारे क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, आपका एग्ज़ाम क्लियर जाएगा एकदम पूरा अच्छे। अगर आप 90% लाना चाहते हैं तो याद करना पड़ेगा, इसे रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा वीवीआई प्रश्न है और इसके साथ साथ जितने भी मॉडल पेपर आएंगे, मॉडल पेपर का सल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा, उसका PDF भी दे दूंगा, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को जो आप ज्वाइन कर लेंगे उसमें आपको PDF मिल जाएगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि C3 पौधे में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा होता है, यानी कि कौन होता है? तो C3 का एक बार मैं पीछे और क्वेश्चन बताया हूँ। C3 का क्वेश्चन जो है कि VVI है, यह पूछा जा सकता है। तो इसमें पूछा गया है कि C3 पौधे में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन होता है? तो इसमें RUBP होता है। यानी कि इसमें आप याद रखेंगे कि RUBP जो है C3 पौधे में CO2 का प्राथमिक ग्राही होता है। किसका? CO2 का प्राथमिक ग्राही होता है कहाँ पर? तो C3 में। ठीक है, C3 पौधे में जो RUBP है CO2 का प्राथमिक ग्राही होता है। क्लियर हो गया। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का संबंध है। यानी कि सहजीवी जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है इसका संबंध किस से है? तो राइजोबियम से होता है। यानी कि सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का संबंध राइजोबियम से होता है, आप इसे याद रखेंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट का अंतिम चरण कौन है? तो इसका फर्स्ट जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसे कहते हैं पारगतिक्रम। यानी कि ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, पारगतिक्रम। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है कि इसको आप याद रखेंगे, अगर वहाँ पे आ जाए तो आप इसका आंसर दे सकें। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अभिक्रिया की दर प्रत्येक ... के परिवर्तन पर या तो दुगनी हो जाती है या तो फिर पहले से आधी रह जाती है। तो वह कितनी हो जाती है? तो लगभग में 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी कि ऑप्शन इसमें ये सही हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। आपका एग्ज़ाम जो है कि इस वर्ष बहुत ही अच्छा जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप अपना तैयारी करते रहिए। मैं जितना भी वीडियो दूंगा उससे आप अपना तैयारी कर लेंगे, आपका एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और इस वर्ष एग्ज़ाम में जो है कि बहुत ही अच्छे सवाल पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको बता दूंगा, सारा कंप्लीट करवा दूंगा। इसमें देखिए पूछा गया है कि प्यूरिन का एक उदाहरण कौन है? प्यूरिन क्या चीज़ का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है? क्या चीज़ का? प्यूरिन का। प्यूरिन का उदाहरण इसमें आपका हो जाएगा एडेनिन। क्या हो जाएगा? एडेनिन। यानी कि प्यूरिन का उदाहरण हो जाएगा एडेनिन। क्लियर हो गया। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि पर्णहरित में ह्रास के कारण पत्तियों का पीला हो जाना क्या कहलाता है? तो पत्तियों का पीला हो जाना पर्णहरित में जो है कि पीला हो जाना किस चीज़ को? पत्ती को। पत्तियां जितने भी होती है पीला हो जाती है, तो वह किसके कारण होती है? तो क्लोरोसिस के कारण पत्तियां जो है कि पीला हो जाती है, और क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरा होती है। क्या चीज़ के कारण? क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरा होती है, और क्लोरोसिस के कारण पत्तियां जो है कि पीला हो जाती है। क्लियर हो गया। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन प्रदर्शित करता है। यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वह क्या प्रदर्शित करता है? तो हीमोग्लोबिन जो है कि प्रोटीन की चतुसंरचना प्रदर्शित करता है, जो कि जितने भी प्रोटीन होते हैं उनसे मिल करके बनता है क्या चीज़? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है कि वही प्रोटीन की चतुसंरचना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है
कि कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है पर विभाजित नहीं होती। यह जो है कि सक्रिय होती है लेकिन विभाजित नहीं होती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जीरो चरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, जीरो चरण। फिर देखिए अगला प्रश्न है। इसमें अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पर्णहरित ए का अधिकतम अवशोषण किस क्षेत्र में होता है? ठीक है, यानी कि पर्णहरित जो है कि ए, इसका अधिकतम अवशोषण किस क्षेत्र में अवशोषित होना, ठीक है, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अवशोषित होता है? कौन? तो पर्णहरित। तो इसमें आपका जो है कि नीला और लाल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अवशोषित होता है। अगर कहीं उसका कलर नीला या तो लाल रहेगा पर्णहरित का, तो यह जो है कि ज़्यादा अवशोषित होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है। इसमें जो है कि एक वचन वीवीआई है, आप इसे याद रखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि भ्रूण कोश किन से मिलकर बनता है, यानी कि भ्रूण कोश जो है कि किन से मिल करके बनता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि भ्रूण कोश जो है एक अंड कोशिका से भी मिल करके बनता है और दो सहायक कोशिका तथा दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई से भी मिल करके बनता है और 3 प्रतिव्यांश तंत्र कोशिकाएं से भी मिल करके बनता है। यानी कि तीनों ऑप्शन इसमें आपका सही है। आप यही तीनों नाम को याद रखेंगे। अगर तीनों नाम याद रखेंगे और इसमें से कोई भी वहाँ पे दे दिया जाए एक है तो वहाँ पे सही कर देंगे। तीनों दे दिया जाए तो उपयुक्त सही का ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा, उसमें उपयुक्त सभी में याद टिक कर देंगे। यानी कि आप अगर तीनों नाम को याद रखते हैं तब आपका आंसर जो है कि वहाँ पे देने की संभावना बढ़ती है। यानी कि तब आप, उम्मीद मैं करता हूँ कि आप दे सकते हैं। और तीनों नाम आप नहीं याद रखते हैं, अगर आप इसमें सभी को याद करते हैं तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये आपको तीनों नाम को याद रखना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर देखिए अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा लवक रंगहीन होता है? इसमें से कौन सा ऐसा लवक है जो कि रंगहीन होता है, जिसका कोई रंग नहीं होता है? तो इसमें आपका ल्यूकोप्लास्ट जो है कि यह रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। फिर देखिए इसमें अगला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को हम भिन्न भिन्न वर्गों में बांट सकते हैं। निम्न में से कौन सा गुणसूत्र इसके अंतर्गत नहीं आता? तो इसके अंतर्गत जो है कि यूसेंट्रिक गुणसूत्र नहीं आता है। बाकी सबको हम लोग भिन्न भिन्न अलग वर्गों में बांट सकते हैं, लेकिन इसको यूसेंट्री वर्ग को हम लोग नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है। ये तो सब कोई के पता रहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कि सूर्य की प्रकाश जरूरी है। सबसे पहले इसे किसने बताया है? यानी कि इस जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश की जरूरत होती है, यह किसने सबसे पहले बताया था? तो यह जो है कि इंजेनहाउस जीव वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने बताए थे। कौन? इंजेनहाउस। ठीक है, यानी कि इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन ए इंजेनहाउस हो जाएंगे। इंजेनहाउस वैज्ञानिक जी बोले थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश जरूरी होती है। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि अंतरावस्था को हम इस नाम से भी जानते हैं। आखिर जो अंतरावस्था होता है उसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग विश्रामावस्था के नाम से भी जानते हैं। किसे? अंतरावस्था को विश्रामावस्था की नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो अंतरावस्था को किस नाम से? तो विश्रामावस्था की नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? फिर देखिए अगला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रोटीन संरचना में एन छोर से स्थित अमीनो अम्ल होता है। आखिर जो प्रोटीन संरचना होती है उसमें एन छोर पर जो स्थित अमीनो अम्ल होता है, उस अमीनो अम्ल का क्या नाम है? तो अमीनो अम्ल का नाम हो जाएगा चतुष्क अमीनो अम्ल। यानी कि चतुष्क अमीनो अम्ल जो है कि प्रोटीन संरचना की एन छोर पर स्थित होता है। कौन अम्ल? चतुष्क अमीनो अम्ल। कहाँ स्थित होता है? तो प्रोटीन संरचना की एन छोर पर। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर देखिए अगला प्रश्न है।
कि इनमें से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन ऐसा है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास, यानी कि क्लेमाइडोमोनास जो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित नहीं है। और बाकी जितने भी इसमें 3 ठे ऑप्शन में आप देख रहे हैं, एजोटोबैक्टर और रोडोस्पाइरम और एनाबिना, यह जो है कि तीनों इससे संबंधित है। और जबकि यह जो है कि क्लेमाइडोमोनास यह जो है कि इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर देखिए अगला प्रश्न है इसमें कि निम्न में से कौन सी विशेषता कशेरुकी संघ की संबंध रखता है, यानी कि कशेरुकी जो संघ है इससे संबंध कौन रखता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जो पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति जो है ये भी संबंध रखता है, और पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति भी संबंध रखता है, और युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र के भी संबंध रखता है। यानी कि इसमें तीनों ऑप्शन सही है। टिक करने समय भला ही आप इसमें सभी को टिक करेंगे, लेकिन याद आपको तीनों रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि पोरीफेरा संघ के सदस्य सामान्य रूप से कहलाते हैं, यानी कि पोरीफेरा संघ के जितने भी सदस्य होते हैं उनको हम लोग सामान्य रूप से क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्पंज। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा स्पंज। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही आप समझते चलिए और अपना तैयारी कर लेंगे। और फिर देखिए इसमें अगला प्रश्न क्या है। उससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। इसी तरह से मैं आपको अच्छे तरह से समझा करके आपका एग्ज़ाम का तैयारी करवा दूंगा, जो कि आपका एग्ज़ाम का पूर्ण रूप से तैयारी हो जाएगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध को खाली स्थान कहते हैं। तो इससे शैवाल और जो कवक होते हैं इसके सहजीवी संबंध को हम लोग कहते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं? लाइकेन। कौन सी संबंध को? तो सहजीवी संबंध को। आखिर किस चीज का सहजीवी संबंध होना चाहिए? तो शैवाल और कवक की। ठीक है, यानी कि शैवाल और कवक की सहजीवी संबंध को हम लोग कहते हैं लाइकेन। क्लियर हो गया। फिर देखिए अगला प्रश्न है इसमें कि आकृति के आधार पर निम्न में से कौन जीवाणु का एक वर्ग नहीं है। अगर आकृति के आधार पर हम लोग देखेंगे तो इसमें जीवाणु का वर्ग नहीं है, वही चीज को आपको टिक करना है। तो इस शंक्वाकार जो है कि जीवाणु का वर्ग नहीं है, ये आपका क्लियर हो गया। आकृति जो है कि शंक्वाकार जीवाणु, कोई जीवाणु का शंक्वाकार आकृति नहीं होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र किस पर आधारित है। यानी कि जाति वृत्तीय वर्गीकरण जो है कि यह किस तंत्र पर आधारित है। तो जीवधारियों के बीच में प्राकृतिक संबंध पर आधारित होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा जा रहा है कि विषाणु में प्रोटीन से बना आवरण क्या कहलाता है। जो विषाणु में प्रोटीन से बना हुआ आवरण होता है उसे आखिर हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं दोस्त? कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि विषाणु में प्रोटीन से बना आवरण को हम लोग कैप्सिड कहते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है 30। इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है कि दो केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है। आखिर में दो केंद्र का संलयन जो होता है क्या कहलाता है? इसे कहते हैं क्रायोगैमी। क्या कहते हैं? क्रायोगैमी। फिर देखिए अगला प्रश्न इसमें 31 में पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र किन के द्वारा दिया गया। यह भी प्रश्न है, आप इसे याद रख लेंगे। ठीक है, तो यह जो है कि यह किन के द्वारा दिया गया था? तो बैंथम और हुकर के द्वारा। किन के द्वारा? बैंथम और हुकर के द्वारा। फिर देखिए प्रश्न संख्या 32 है। इसमें पूछा जा रहा है कि सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों को किस जगत में रखा गया है। यानी कि इसको हम लोग मोनेरा जगत में रखते हैं, मोनेरा जगत में। यानी कि ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। फिर देखिए इसमें प्रश्न संख्या 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रकाश संग्रहण तंतुजाल के अभिक्रिया केंद्र को बनाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल ए, जो कि तंतुजाल के अभिकेंद्र को बनाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर देखिए अगला प्रश्न है
इसमें पूछा जा रहा है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंतर्गत अभिक्रिया केंद्र का अवशोषण शीर्ष है तो 700 नैनोमीटर होता है, ठीक है, NM 700 नैनोमीटर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस वीडियो में, लास्ट 35 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिर कार्बनिक मध्यस्थ में परिवर्तन कहलाता है तो उस परिवर्तन को हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिर कार्बनिक मध्यस्थ परिवर्तन कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। क्लियर हो गया। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे और मॉडल पेपर जैसे ही आएगा आपका मॉडल पेपर का सलूशन भी मैं अभी इसी तरह से अच्छे तरह से कंप्लीट करवा दूंगा और इसी तरह से टिक किया हुआ PDF आपको मिलेगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सारा क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्त मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि ये सारे क्वेश्चन को आप कंप्लीट रखिएगा, अपना सारा एक क्वेश्चन को कंप्लीट रखिएगा, कंप्लीट तैयारी रखिएगा। उसके बाद जैसे ही मॉडल पेपर आएगा, मॉडल पेपर का मैं सोल्यूशन करवा दूंगा। मॉडल पेपर मिला करके और एक क्वेश्चन मिला करके आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, जो कि इन्हीं सारे के बीच में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इसे कंप्लीट रखिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके और वे लोग भी अपना तैयारी कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही होगा, जो कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए क्वेश्चन नए आंसर के साथ। जय हिंद।